नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। राजस्थान के करौली में बड़ा बवाल मच गया है। दरअसल शनिवार को राजस्थान के करौली में एक हिंसा हुई। नव संवत्सर पर बाइक रैली निकालकर बाइक रैली जब निकाली जा रही थी, इस दौरान रैली पर पथराव हुआ और उसके बाद जानकारी के मुताबिक पथराव में करीब 42 लोगों के घायल होने की सूचना है। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया है। हालात को काबू में रखने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कल देर रात तक इंटरनेट भी बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। बाइक रैली पर हुए पथराव में कोतवाली थाना अधिकारी समेत 4 पुलिसकर्मी घायल भी हो गए हैं। घायलों को जिला सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया और एक गंभीर घायल को रेफर कर दिया गया है, जबकि 10 घायलों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। क्षेत्र में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक 20 से ज्यादा दुकानें और बाइक आग के हवाले कर दिए गए हैं। सीएम अशोक गहलोत ने करौली में हुई घटना को लेकर डीजीपी से बात कर स्थिति की विस्तृत जानकारी भी ली है। साथ ही पुलिस को हर उपद्रवी से सख्ती से निपटने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने अपील करते हुए कहा कि शांति बनाए रखें, कानून व्यवस्था बनाने में सहयोग करें। वहीं राजस्थान पुलिस के मुताबिक करौली में शांति व्यवस्था के लिए पुलिस मुस्तैद की गई है। आईजी भरतपुर प्रफुल्ल कुमार खमेसरा और आईजी कानून व्यवस्था भरत मीणा मौके पर मौजूद हैं। वहीं एडीजी संजीव नाजरी, डीआईजी राहुल प्रकाश और एसपी मृदुल कछवाहा सहित 50 अधिकारियों और 600 से अधिक पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक घटना के बाद स्थानीय जिला कलेक्ट्रेट और एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया सहित भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। कलेक्टर ने इंटरनेट बंद करने के आदेश भी दे दिए हैं, लिहाजा कल देर रात तक इंटरनेट बंद रहेगा। आपको बता दें कि अफवाहों को रोकने के लिए प्रशासन ने इंटरनेट बंद किया है। वहीं आज से 4 अप्रैल देर रात तक करौली में कर्फ्यू भी जारी रहेगा और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। यह तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जो करौली की हैं, जहां पर बाइक रैली नव संवत्सर के मौके पर निकाली जा रही थी और इसी दौरान बाइक रैली पर पथराव हुआ और पथराव के बाद हिंसा इतनी बढ़ी कि अब आधा राजस्थान जो है, राजस्थान का करौली जो क्षेत्र है वो आग के हवाले कर दिया गया है। आगजनी की घटनाएं वहां पर हो रही है। बवाल इतना बढ़ गया है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस के सामने अब चुनौती बनकर उभर रहा है। बता दें कि इसी को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने भी डीजीपी से बात की है और तमाम जानकारी ली है। पूरे घटना की विस्तृत जानकारी उन्होंने ली है, लेकिन जिस तरीके से हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है, इसने सरकार पर एक बार फिर से सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। और ये कोई पहली घटना नहीं है जब राजस्थान में हुई हो। लगातार राजस्थान में ऐसी घटनाएं होती रही है, जिसको लेकर राजस्थान में कानून व्यवस्था तार तार होती रही है। आपको बता दें कि लगातार ऐसी घटनाएं हुई थी। फिलहाल जिस तरीके से करौली में ये घटना हुई, उसके बाद विपक्ष भी राजस्थान सरकार पर हमलावर है। इससे पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। अगर जिक्र करें तो कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा राजस्थान के लिए है, लेकिन उसको बनाए रखना राजस्थान सरकार जो है वो कायम नहीं साबित हो पा रही है। तो आपको बता दें कि राजस्थान में लगातार कानून व्यवस्था ताक पर रखी जा रही है और आगजनी की जो ये घटनाएं हुई है, ये इससे ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति का भी नुकसान राजस्थान में देखने को मिला है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने ये अपील की है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद करिए और हिंसा को लेकर किसी भी तरीके से तनाव की स्थिति, उन्होंने कहा है कि तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्द ही स्थिति को कंट्रोल में कर लिया जाएगा और धारा 144 भी लागू कर दी गई है। इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। अफवाहों को रोकने के लिए, अफवाहों से बचने के लिए इंटरनेट जो है वो इंटरनेट बंद कर दिया गया है और इसी के साथ धारा 144 भी राजस्थान के करौली क्षेत्र में लागू कर दी गई है।
चलिए, तो राजस्थान में जिस तरीके से करौली क्षेत्र में हिंसा हो रही है, बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, कानून व्यवस्था बनाए रखना सरकार और प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का परिचय आपसे करवा देते हैं। आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। खेमचंद शर्मा जी प्रवक्ता बीजेपी से और सीके ठाकुर जी नेता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले सीके ठाकुर जी, आप ही के पास आना चाहूंगी। जवाब दे दें, आपसे सवाल करना इस पर लाजमी सा लगता नहीं है, क्योंकि सवाल तो अपने आप ही उठ रहे हैं इस घटना से। सीके ठाकुर जी। जी जी, राजस्थान के करौली क्षेत्र में घटना, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए ये प्रतिक्रिया क्या है, सरकार तो कांग्रेस की है और वहाँ पर जो घटनाएं हुई है, ये जितने भी कांग्रेस या फिर अन्य दलों की सरकार जहाँ होती है, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस द्वारा इस ढंग के ऐसे कार्यक्रम को अंजाम दिया जाता है। आपको याद होगा पंजाब में भी चुनाव से पूर्व इस तरह की घटनाएं घटी थी और मुझे लगता है कि एक सुनियोजित तरीके से आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक किया गया साजिश है, जिसको कि आने वाले चुनाव में इनको फायदा मिल सके। वो हिंदू मुस्लिम और इस टाइप का कुछ कर करके वह चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। लोगों को हिंदू वोट को पोलराइज करने की कोशिश करने की उनकी कोशिश है। लेकिन अभी जांच चल रही है, क्या है मामला उसको देखा जाएगा। लेकिन इस ढंग की घटनाएं अक्सर देखा जाता है कि जब जब चुनाव आता है, चुनाव आने से पूर्व इस टाइप का घटनाएं कर करके आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के लोग वो चाहते हैं कि पूरे वोट को, जो हिंदू सेंटिमेंट है, उसको हम अपने तरफ खींचने की कोशिश करें। ठाकुर साहब, अपनी गलती का ठीकरा बीजेपी मत तो मत फोड़िए। कम से कम आप ये देखिए, कानून व्यवस्था आप नहीं बना पा रहे हैं और हिंदू मुस्लिम का तो अभी तक कोई जिक्र ही नहीं हुआ है इस पूरी घटना में। नहीं, देखिए जो घटनाएं घटी, इस टाइप की घटनाएं हमने कई राज्यों में देखा है। और जैसे आप देखेंगे कि जब चुनाव आता है, आप कानून व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे हैं राजस्थान में? कानून व्यवस्था बिल्कुल बनी हुई है और कानून व्यवस्था को भंग करने के लिए एक पूरा प्रयास होता है। एक ये लोग प्रयास करते रहते हैं निरंतर कि किस ढंग से कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया जाए, भंग किया जाए, शांति को भंग करके हमें राज्य में अशांति फैला करके लोगों को अपने पक्ष में करे, ताकि जो सरकार है उसके खिलाफ एक माहौल पैदा हो। ये ऐसा होता है। मुझे लगता है कि यही एक प्रयास है। फिर भी इसकी जांच चल रही है, क्या है इसके बाद पता चलेगा, लेकिन ऐसा होता है। ठीक है, खेमचंद शर्मा जी, सीधे सीधे आरोप लगा दिया उन्होंने, सारा ठीकरा फोड़ दिया है बीजेपी पर कि ये जो तमाम चीजें हैं वो बीजेपी ने हिंदू मुस्लिम करने के लिए और दूसरी तरफ वोट्स पाने के लिए ये तमाम चीजें की है। चलिए, आवाज आपकी खेमचंद शर्मा जी साफ नहीं आ पा रही है, एक बार फिर से लौटेंगे आपके पास और चर्चा की शुरुआत आपसे मैं एक बार फिर से करूंगी। उपाध्याय साहब, फिलहाल आपके पास में आना चाहूंगी। राजस्थान में ये जिस तरीके की घटना हुई है, कानून व्यवस्था पर सवाल है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये सब करा धरा बीजेपी का है। देखिए, अगर सब किया हुआ बीजेपी की है, बीजेपी कर रही है, तो सरकार आप चला रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? प्रश्न चिन्ह उठना स्वाभाविक है। प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि आप सत्ता में हैं, आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कांग्रेस सरकार की है, जान माल की सुरक्षा देना ये भी राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन मुस्कान विडंबना है, बड़ा कष्ट होता है। भारत में हिंदुओं के जो भी त्योहार होते हैं, हिंदू त्योहारों को सेलिब्रेट करें, उनके ऊपर संगठित हमला होना एक चिंता का विषय है। क्या हिंदू अपने त्योहार नहीं मना सकता? क्या वो दुर्गा पूजा नहीं कर सकता? क्या वो दिवाली नहीं मनाएगा? क्या वो होली नहीं मनाएगा? क्या चाहते हैं लोग? एक वर्ग विशेष, कश्मीर में देख लीजिए, वहां कश्मीरी पंडितों को जिस तरीके से अत्याचार किया गया, तो कई बार तो ऐसा लगता है कि हम हिंदुस्तान में न रहकर पाकिस्तान में रह रहे हैं। हम हिंदू हैं, तिलक लगाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, रैली निकाल सकते हैं। हम अपने
आराध्य की शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते, हम अपने त्योहार नहीं मना सकते। तो ये नाकामी है सरकारों, और उसका ठीकरा फोड़ देना कि बीजेपी कर रही है। अरे भी सत्ता में आप हैं, आपको जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। क्या कारण एक वर्ग विशेष उत्तेजित हो जाता है? जब भी हिंदू त्योहार होते हैं, हिंदू को शोभा यात्रा निकलती है, वो चाहते हैं उस इलाके से न निकले। पहली बात तो वो चाहते हैं कि ऐसी यात्राएं और ऐसे आयोजन हो ही नहीं। हमने देखा बंगाल में दुर्गा पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, दुर्गा विसर्जन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। तो दुर्गा पूजा कहाँ मनेगी? अफगानिस्तान में मनाएंगे लोग हिंदू जाके, हिंदू कहाँ जाए? तो हिंदुओं पर जो संगठित हमला है, ये बहुत चिंता का विषय है। ठीक है, फिलहाल ये कानून व्यवस्था का सवाल तो इस पर उठता है, लेकिन अभी तक इसमें ऐसा कोई मसला सामने नहीं आया है उपाध्याय साहब, जिसमें हम कहें कि वर्ग विशेष ने इस तरीके की कोई हरकत की होगी। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा राजस्थान में रहा है और अब भी ये चीज देखने को मिल रही है। संपत्ति का इतना नुकसान हुआ और दूसरी तरफ जिस तरीके से ठाकुर साहब ने सीधे तौर पर कहा कि ये बीजेपी ने ही करवाया है और सीधे तौर पर वोट लेना चाहती है बीजेपी। खेमचंद शर्मा जी, आपसे मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब। खेमचंद शर्मा जी, की वजह से, अपीजमेंट की नीति की वजह से ऐसे कर्मों को अंजाम दिलवा रही है, और तुष्टीकरण की नीति की वजह से जो असामाजिक तत्व हैं एक विशेष वर्ग में, वो उत्साहित होते हैं और उनको बढ़ावा मिलता है, और उसी के कारण ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। नव वर्ष पे जब शोभा यात्रा निकाली जा रही है, सेलिब्रेशन हो रहा है, सब लोग सादगी से और शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, तो उससे पत्थरबाजी करना और बाइकों को जलाना, लोगों को घायल करना, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कांग्रेस ने ये तय कर लिया है कि हिंदुओं से उनका कोई लेना देना नहीं, हिंदुओं के त्योहारों से कोई लेना देना नहीं है, और हिंदुओं का तुष्टीकरण वो कभी नहीं करने वाले। हाँ, एक विशेष वर्ग का तुष्टीकरण वो हमेशा करने वाले हैं, और उसी की वजह से वो लगातार ऐसा करते जा रहे हैं। और कांग्रेस के मित्र इसका ठीकरा बीजेपी पे फोड़ना चाहते हैं, आरएसएस पे फोड़ना चाहते हैं। अरे बीजेपी और आरएसएस के अपने कार्यकर्ताओं पे पत्थर फेंकवाएगी? अपने कार्यकर्ताओं को घायल करेगी क्या? अपने कार्यकर्ताओं की बाइकों को फूकेगी? अपनी दुकानों को फूकेगी क्या? ये सारी चीजें आपकी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से हो रही है, और आपको शर्म आनी चाहिए। लगातार आप धरातल में जा रहे हैं अपने तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, लेकिन फिर भी आपको सीख नहीं मिल रही है। अब भी आप एक विशेष वर्ग को अपील करने के लिए हिंदुओं का अपमान करते हैं, हिंदुओं का दमन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ हिंसा करते हैं। और जनता, जो राजस्थान की जनता है, जो हमेशा से वीरों की भूमि रही है, वो आपको माफ नहीं करेगी। आने वाले समय में आपको जोरदार तरीके से जवाब मिलेगा। ठीक है ठाकुर जी। जी मुस्कान जी, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही थी उनकी, बताया क्या बताया उन्होंने? चलिए, स्पष्ट आवाज उनकी नहीं आ पा रही है, लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना आपको कहा है कि आने वाले समय में आपको साफ पता चल जाएगा कि बीजेपी तो अपने कार्यकर्ताओं पर पथराव करवाएगी नहीं, आगजनी करवाएगी नहीं। उनका सीधे तौर पर आरोप है कि आप ही ने यह हिंसा भड़कवाई है। नहीं, कोई सरकार ऐसी नहीं है जो अपने राज्य में अशांति और हिंसा कायम करवावे। ये निश्चित रूप से मैं देखा हूँ, कई घटनाएं ऐसी हुई है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, कहीं भी इस ढंग की जो भी घटनाएं घटती है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का सुनिश्चित कार्यक्रम होता है। कोई अशोक गहलोत जी की सरकार है, वहाँ पे कांग्रेस या उनके सहयोगी कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे राज्य में हिंसा पैदा हो। ये देखिए, अभी रामनवमी का सीजन समय चल रहा है, नवरात्र का कल से शुरुआत हुआ है, वो जुलूस निकाला, जुलूस में उन्होंने परमिशन लिया या नहीं लिया, क्या मामला है, ये जांच का विषय है, जांच चल रहा है। लेकिन इस ढंग की घटनाएं अक्सर आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी की सुननी होती। दूसरी बात, ठाकुर साहब एक बात बताइए, आपको भी पता है त्योहार चल रहे हैं, नव संवत्सर कल से शुरू हुआ है और नवरात्र कल से शुरू हुए, रमजान का महीना कल से शुरू हुआ है, सभी धर्मों के लिए ये त्योहार है, तो कानून व्यवस्था तो आपको सुदृढ़ रखनी चाहिए थी ना। वहाँ पर जगह जगह क्यों नहीं आपने चौक चौक पर पुलिस को तैनात किया? क्यों सुरक्षा व्यवस्था इतनी नहीं थी, कानून व्यवस्था इतनी नहीं थी कि अगर कहीं से रैली निकल रही है तो उन पर इस तरीके का पथराव हो? हाँ, वही जांच का विषय है, क्या चल रहा है वो देखने की जरूरत है। जो आगे जांच का विषय आएगा, सामने आएगा, उस पर पता चलेगा। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, उनका ये नेचर है कि जब भी चुनाव आता है उसमें आप देखेंगे कि किसी मंदिर में गाय का मांस घुसपैठ करके लोगों को भ्रम फैलाने का काम करते हैं।
यह एक तरीका है उनका। तो अभी तो उनका स्पष्ट पेज है कि लोगों को किसी ढंग से अपने बस में किया जाए। पूरे हिंदुस्तान में आप देखेंगे जो चुनाव का मामला आया तो हिजाब विवाद आया, जो कर्नाटक में हिजाब का मामला चल रहा था उसको लाया था उन्होंने। और एक दो चैनल, तो मैं आपको खैर आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक दो चैनल तो सिर्फ उसी मुद्दे को ढोते रहा कि भाई कर्नाटक में हिजाब का मामला था, पूरे उत्तर प्रदेश के चुनाव तक चलाया वो। उसके बाद दूसरा है कि अभी जो महंगाई सरकार रोज बढ़ा रही है, आप जैसे चैनल के लोग बार बार चर्चा करवाते हैं इस पर, महंगाई पर आप सरकार को संवेदनहीन कह देते हैं, लेकिन इन समस्याओं पर क्या आपको संवेदनहीन नहीं कहा जाएगा क्या ठाकुर साहब? नहीं ठाकुर साहब, हिजाब पर आपकी क्या राय है जी? हिजाब पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? हिजाब पहनकर ही महिला जम्मू कश्मीर में और सीआरपीएफ की बनकर पर पेट्रोल बम फेंकती है, उसमें आग लगा देती है जी। तो हिजाब पर आपका भी तो अपना कोई मत होना चाहिए। बिल्कुल मत है कि हिजाब जिसका जो अपना अभी धर्म की आड़ में हर लोग अपना पहनते हैं वस्त्र है, वो वस्त्र पहनने का अपना परंपरा है। लेकिन जो महाविद्यालय और विद्यालय की बात आई थी तो विद्यालय में जो ड्रेस कोड रहता है उस ड्रेस कोड को लोगों को बरकरार रखने की जरूरत है। लेकिन महाविद्यालय में जैसे ही जाए उनको जरूरत नहीं है कि वो कौन सा ड्रेस पहनेंगे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, जो आज तक हम लोगों ने देखा, हम लोग भी पढ़ते आए हैं। तो मेरा ये राय स्पष्ट है कि यदि विद्यालय का मामला है तो ड्रेस को फॉलो करना चाहिए। जी ठाकुर साहब, मैं कच्चा बनियान पहन के चला जाऊं कॉलेज में जी, मैं लंगोट अपना लगा के और ऊपर एक गमछा डाल के कॉलेज में चला जाऊं तो वो कॉलेज रहेगा? नहीं, वो तो एक मजाक का पात्र बन जाएगा। वो अभद्र है, लेकिन वो तो मतलब हिजाब तो ऐसा नहीं, हिजाब तो पूरे बॉडी को ढक रहा है, वो मामला दूसरा। हिजाब में अगर कोई गन छुपा के लाएगा, हिजाब के अंदर कोई पेट्रोल बम फेंकेगा, और हिजाब बहुत सारे मुस्लिम देशों में प्रतिबंधित है और हिजाब इस्लाम का हिस्सा नहीं है। उसके बाद अगर हिजाब पर बात अभी नहीं कर रहे हैं, बात राजस्थान पर ही करें उपाध्याय साहब और ठाकुर साहब। जी। तो मेरा कहना था उपाध्याय साहब कि देखिए महंगाई जिस ढंग से अभी सरकार बढ़ा रही है, केंद्र सरकार के इशारे पे बढ़ रहा है, उनके पानी बोल रहे हैं तो उस महंगाई से ध्यान भटकाव का भी एक रीजन ये हो सकता है कि राजस्थान में या कहीं भी सेंटर करवा दो ताकि लोग वहाँ व्यस्त हो जाए और देश को महंगाई की कहीं याद न आवे। इसी मुद्दे पे भटकाव की एक राजनीति है। ठाकुर साहब, जब खुद से कुछ नहीं होता है तो उसका ठिकरा दूसरों पर मत फोड़िए। राजस्थान में इस समय सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल बिक रहा है, 120 रुपए से ऊपर तो राजस्थान में पेट्रोल है। आप अपनी जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कानून व्यवस्था आप सही नहीं कर पा रहे हैं और उसके बाद ठिकरा आप फोड़ देते हैं दूसरी पार्टियों पर। खेमचंद शर्मा जी, मैं आ रही हूँ ठाकुर साहब। खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस की जो राजस्थान की सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता बचाने में लगी हुई है, कुर्सी बचाने में लगी हुई है। उसी की वजह से इनको ऐसा लगता है कि अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से विशेष वर्ग की वोट इनको मिल सकती है। बाकी जो सर्व समाज है, अधिकतर जनता है, वो उनको वोट करने वाली है। उन्होंने और इन्होंने असमाजी तत्वों को शरण दी हुई है, उनका साथ दिया हुआ है, उनको ये इंकरेज करते हैं। उसी की वजह से नव संवत्सर के जुलूस पे, रैली पे पत्थर फेंकने का काम उन्होंने किया। अरे ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, ये भारत की संस्कृति है और यहाँ पे हिंदू पैदा हुए, यहाँ पे सनातन पद्धति पैदा हुई। अगर यहाँ पे वो अपनी रैली नहीं निकाल पाएंगे, डिबेट कर पाएंगे, कहाँ करेंगे? ये आपकी जिम्मेदारी है। आप ये सुने कि जब सेलिब्रेट हो रहा है तो अच्छे से सेलिब्रेट हो, कार्रवाई हो। और आप कार्रवाई करने की बजाय, एक निष्पक्ष जांच कराने की बजाय आप पहले से ही आप जांच को प्रभावित करने के लिए क्या करेंगे? बीजेपी ने करवाया और बात करेंगे ये जांच का विषय है तो जांच हो उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन आप तो पहले से उसको प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हो कि ये तो बीजेपी और आरएसएस ने करा है। जनता सब समझती है, जनता सब देख रही है। रही महंगाई की बात, बोलने लायक नहीं हो महंगाई पे। राजस्थान में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है और डीजल है और यूपी से आप कंपेयर करोगे 12 से लेके 16 रुपए का फर्क है। आप आगे कुछ शहरों को कंपेयर करो, ज्यादा महंगा पेट्रोल आप बेच रहे हो। अब किस मुंह से महंगाई की बात करते हो? अगर आप में वास्तव में कुछ करने का मन है तो पहले राजस्थान में वैट को कम करो, जनता को राहत दो और राहत देने की फिर आप बात करो। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, मैं लौटूंगा एक बार फिर से आपके पास। तकनीकी खामी को भी दूर करने के बाद एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत करेंगे। आपकी आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ पा रही है।
उपाध्याय साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। देखिए राजस्थान में ये कोई पहली घटना नहीं है। आपको जी खिमचंद शर्मा जी, उपाध्याय साहब मैं आपके पास एक बार आना चाहूंगी। राजस्थान में देखिए ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी सांप्रदायिक दंगे जो है वो बहुत बार भड़के हैं। एक घटना मुझे याद है जब 2 युवकों की चाकू से हत्या कर दी गई थी, उस समय भी कितनी ज्यादा हिंसा भड़की थी राजस्थान में, और इसी तरीके की अन्य घटनाएं भी होती रही है। राजस्थान आप यूं कहिए कि कानून व्यवस्था का अगर ये हवाला देना है कि कहीं अगर चरमरा गई है तो राजस्थान एक सटीक उदाहरण बनता है उसका। देखिए राजस्थान हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जहां भी इस तरह की घटना होती है वो निंदनीय है। उनकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और आप मुस्कान, मैं इस बात को नहीं नकार सकता कि हिंदू बाहुल्य क्षेत्र में कोई भी यात्रा निकाले दूसरे धर्म का, संप्रदाय का, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन एक वर्ग विशेष, समुदाय विशेष के क्षेत्र से अगर हिंदू अपनी यात्रा निकालता है तो कानून व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो जाता है। इस पर मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है, बजाय इसके कि हम किसी के ऊपर दोषारोपण करें। हम अपनी कानून व्यवस्था को सुधारें। और देखिए कोई भी रैली निकलती है या कोई भी शोभा यात्रा निकलती है, उसके लिए परमिशन होती है। परमिशन के बाद उसका रूट तय किया जाता है, और जब प्रशासन रूट तय करता है तो एहतियातन वो उन इलाकों से उस जुलूस को नहीं निकलने देता जहां एक समुदाय और वर्ग विशेष बहुतायत में रहता है। तो यह भी चिंता का विषय है। देखिए आपको व्यवस्था करनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी। ये नहीं है कि कोई अगर हिंदू की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा तो वो सांप्रदायिक हो जाएगा, और दूसरे समुदाय की बात करेगा, उसका तुष्टीकरण करेगा, उसका महिमा मंडन करेगा, वो सेकुलर हो जाएगा। ये इसी देश में देखता हूं कि जो एक वर्ग विशेष की बात करते हैं, बीजेपी अगर हिंदू की बात करती है तो वो सांप्रदायिक है, और दूसरा जो राजनीतिक दल है वो एक वर्ग विशेष की बात करता है तो वो सांप्रदायिक नहीं है। तो देखिए कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों को राजनीतिक सुस्ता के तहत वोट बैंक से अलग हटकर, अदरवाइज मुस्कान जो हालात मैं देख रहा हूं ये हालात और आगे जाएंगे। जो पार्टियां हिंदू और हिंदुत्व को इग्नोर करेंगी, हिंदुओं को सुरक्षा नहीं दे पाएंगी, हिंदुओं को प्रॉपर जान माल की रक्षा नहीं कर पाएंगी, बहुत लंबे समय तक चलेंगी नहीं। अब एक नैरेटिव सेट हो गया है, ठाकुर साहब को भी समझना होगा। इनकी पार्टी को भी हिंदू की बात करनी पड़ेगी, हिंदुत्व की बात करनी पड़ेगी। बीजेपी कम से कम एक तरफ तो है, उसका एजेंडा तो क्लियर है। वो हिंदू की बात करती है, वो हिंदुत्व की बात करती है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियां चाहती है कि हिंदू का वोट भी मिल जाए और मुस्लिम के साथ मजबूती से खड़ा रहे, और वही एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आपको ये समझाना होगा, एक वर्ग विशेष को ये बताना होगा कि देखिए हिंदू इस देश का वासी है, अगर आप इस देश के वासी हैं तो हिंदू भी इस देश का वासी है। और उसके साथ जो वैमनस्य, जो दुराभाव, जो कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार, अनाचार जो आप करते हैं, उस पर विराम लगाना होगा। आपको कोई संरक्षण नहीं मिलेगा अगर आप सहयोग नहीं करें। ये कानून व्यवस्था कुछ खास जगह पर ही क्यों खराब हो जाती है? सर्टेन चुनी हुई जगह हैं, चुने हुए क्षेत्र हैं, चुने हुए स्टेट में चुने हुए जिले हैं, तहसील है, जहां हिंसा होती है। और एक वर्ग विशेष बहुतायत में होता है, वही हिंसा क्यों होती है? जहां वो अल्पसंख्यक में होता है वहां हिंसा नहीं होती। यानी एक में जो दर्शक भी समझ रहे हैं मुस्कान, 100 हिंदुओं के बीच में 2 मुस्लिम बड़े आराम से रह सकते हैं, कोई उन्हें परेशानी नहीं होगी, सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम बहुल इलाका है
तो वहां दो हिंदू नहीं रह सकते। ये जमीनी हकीकत है। वो उसको मजबूर कर देंगे वो अपना मकान बेचे, वो उसके साथ उस तरह का व्यवहार करेंगे कि उसको वो इलाका छोड़कर भागना पड़ेगा। कश्मीर में क्या हुआ था? जम्मू कश्मीर, कश्मीरी पंडित तो हिंसा नहीं करता। कश्मीरी पंडितों से क्या तकलीफ थी किसी को? लेकिन वही धर्म, वही मजहब, और वहां उस मजहब में तो बड़ा क्लियर है कि बस हमारा धर्म ही हमारा धर्म है, बाकी सब काफिर हैं। या तो इनको धर्म परिवर्तन करा दो, अदरवाइज खत्म कर दो। तो देखिए, ये जो ट्रेंड है, इसमें जो मानसिकता है, ये मानसिकता बदलनी होगी। ये मानसिकता अगर नहीं बदलेंगे तो इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती रहेगी। ठीक है ठाकुर साहब, आपके पास मैं आ रही हूँ उपाध्याय साहब एक बार फिर से। ठाकुर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगी। एक सवाल उपाध्याय साहब ने भी आपसे पूछा और ये आपको समझना भी होगा, और ये भी मेरा सवाल है आपसे कि अगर आपने आपसे जानकारी तो ली होगी, आपको बताया होगा कि एक रैली निकालने वाले हैं आरएसएस के लोग, तो बाइक रैली जो निकाली गई उसका रूट प्लान क्या था वो मैं आपसे समझना चाहूंगी, और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और जो पुलिस थी वो वहां पर क्यों नहीं थी पूरे तरीके से? यह साहब की जितनी बातें थी मैं उनका अच्छे से समर्थन करता हूँ। उनका सही दो मत नहीं है, वो सारी बात सही बता रहे हैं कि देश में जितनी भी घटनाएं होती है उसके लिए जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं या अन्य अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, जो बर्बर जिनको कहा जाता है, उस एरिया से यदि गुजरे तो लोग ऐसा पत्थरबाजी नहीं करते हैं लोग। लेकिन अभी जो देश का माहौल है, आपको कहीं लगता है कि कांग्रेस ऐसा कहीं रिस्क लेगा कि हम सांप्रदायिक हिंसा करा करके हम अपना इस देश में पुनः अपने सत्ता को वापस ला सकते हैं? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। अशोक गहलोत जी की सरकार हो या फिर महाराष्ट्र की सरकार हो या जहाँ की भी सरकार होगी जो कांग्रेस समर्थित है, वो कभी ऐसा रिस्क नहीं लेगा कि सांप्रदायिक मामला उठवा करके हिंदू मुस्लिम करा करके इस मामले को करेंगे। ये अब क्योंकि मुझे पता नहीं है कि परमिशन वहाँ लिया गया था या नहीं लिया गया था। यदि परमिशन लेती है पार्टी के लोग लेते हैं तो वहाँ पे निश्चित रूप से पुलिस तैनात होती है, वो किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी हमने देखा है कि जहाँ परमिशन है, रूट चार्ट तय होता है, उसके बावजूद भी मैं कई ऐसे घटनाएं देखा हूँ कि जहाँ लोग किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, वो बर्बर हो जाते हैं आपस में और हिंसा को खड़ा करना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये क्या वो जांच का विषय मुझे नहीं पता है कि वहाँ परमिशन लिया गया था या नहीं लिया था, पुलिस तैनात थी कि नहीं तैनात थी, उससे वो जांच चल रहा है अभी जो हमने न्यूज में देखा। तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस टाइप का रिस्क कभी नहीं लेगी कि सांप्रदायिक हिंसा खुद करवा दे। देखिए, अभी पंजाब में चुनाव, मैं पहले ही बताया, पंजाब में चुनाव में कई धमाके हो गए वहां पर चुनाव से पहले। तो वहाँ जो धर्म के आड़ में लोग चुनाव से पहले पंजाब में भी तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन बम धमाका कौन करवाया वो जांच का विषय था, फिर आगे बात नहीं गई। तो मैं वही चाहता हूँ कि धर्म के आड़ में लोग वहाँ काम करके चाहते हैं सांप्रदायिक हिंसा फैला करके हम सत्ता में आ जाएं। ये उनकी नीति रही है। मैं ये भी कंफर्म नहीं कर रहा हूँ ऐसा हुआ होगा, लेकिन ये जांच चल रहा है इस सारे विषय पर जांच के बाद। लेकिन आज के देश में कांग्रेस कभी भी रिस्क नहीं लगा कि वो हिंदू मुस्लिम या सांप्रदायिक दंगा करावे या ऐसा कुछ नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ठाकुर साहब, ये तो किसी को देखकर किसी के चेहरे से नहीं बताया जा सकता कि कौन क्या कर सकता है और कौन क्या नहीं। खेमचंद शर्मा जी, ये मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। शर्म की बात है कि कांग्रेस दंगाइयों को बचाने की कोशिश कर रही है, दंगाइयों को ग्लोरीफाई कर रही है, और जो पीड़ित हैं, जिनके साथ हिंसा हुई है, जिन पे पत्थरबाजी हुई है, उन पे दोषारोपण कर रही है, उनको गलत सिद्ध कर रही है। यही नीति ये ऐसे दोषियों को बढ़ावा दे रही है। ऐसी अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की वजह से ऐसी घटनाओं का अंजाम मिलता है। अब ये पंजाब कर रहे हैं। पंजाब में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है? क्या पंजाब में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने वाली थी? आप पंजाब का भी दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पे करते हो। यही सोच, आपकी जो गंदी सोच है, वो दिखाती है कि आप अभी भी जो आपकी जो संकुचित राजनीति है, छोटी राजनीति, आप उससे उबर नहीं पा रहे हो। और राजस्थान में लगातार आपकी इसी सोच की वजह से, इसी संकुचित राजनीति की वजह से वहां पे हिंदुओं को दबाया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है। सेकंड क्लास सिटीजन बना के आपने राजस्थान में उनको रख दिया है। आप
हमेशा एक पर्टिकुलर वर्ग को आगे लेके चलते हो और हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते हो। ये अब और नहीं चलेगा। अरे जब हिंदू नववर्ष है और उसका सेलिब्रेशन है और आपको पता है कि हिंदू नववर्ष और राजस्थान में आन शान से उसको मनाया जाता है, हर साल वहां पर रैलियां निकलती हैं, प्रोग्राम होते हैं, तो आपने व्यवस्था क्यों नहीं करी? कैसे हिम्मत हो गई किसी की पत्थर फेंकने की? उत्तर प्रदेश में कैसे हिम्मत ना हो जाए? अगर उत्तर प्रदेश में ऐसी घटना होती, रातों रात उन दोषियों को नाप लिया जाता है, उनको सिखा दिया जाता है कि किस तरीके से आपने गलती करी है और भविष्य में ऐसी गलती ना हो, उसकी सीख उनको मिल जाती। लेकिन राजस्थान में उनको पता है कि उनके साथी और उनके आका की सरकार है और उनके आका उनको कुछ कहने वाले नहीं है, चाहे वो हिंदुओं को मारे, गोली मारे, पत्थर मारे, आग जलाए, जो करना है वो करें। इनकी जो ये गंदी राजनीति है और नहीं चलने वाली, इस गंदी राजनीति का प्रदर्शन बार बार ये करते हैं। बहन निकिता हरियाणा में मारी जाती है, कांग्रेस का एक मुस्लिम विधायक के भतीजे के द्वारा गोली से मारी जाती है। ना राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, एक शब्द नहीं निकलता, संवेदना तक व्यक्त नहीं करते। इनकी जो ये राजनीति है, एक तरफा जो राजनीति है, उसी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। और टीवी पे आके गलती मानने की बजाय उसमें लगातार अलग अलग तरीके एक्सक्यूज दे रहे हैं, अलग अनाप-शनाप बातें कर रहे हैं और जांच को प्रारंभ में ही प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एजेंडा सेट करके कि नहीं ये तो आरएसएस और बीजेपी ने कराया था। आपको शर्म आनी चाहिए। सरकार चला रहे हो, सरकार का कोई दायित्व होता है, कोई जिम्मेदारी होती है। अगर जिम्मेदारी नहीं निभा सकते तो सरकार छोड़ दो। ठाकुर साहब, सबसे पहली बात तो खेमचंद शर्मा जी के सवालों का तो जवाब दीजिएगा ही आप। मैंने एक बार फिर से आपसे यही पूछ रही हूँ कि वहां पर कानून व्यवस्था क्यों नहीं थी। और मैं आपको ये भी बता दूं जानकारी के लिए, आपने कहा कि वहां पर थी या नहीं आपको पता नहीं है, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन वहां पर ये भी मैं आपको बता दूं कि 4 पुलिसकर्मी थे जो खुद घायल हुए हैं। लेकिन जब हर साल राजस्थान में इस तरीके से मनाया जाता है, हिंदू जब नववर्ष मनाया जाता है, नव संवत्सर मनाया जाता है, तो आखिर क्या सरकार को पहले से नहीं पता था कि आपको किस रूट पर भेजना है रैली को, या फिर आपको कहां कहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करनी है? और अगर रैली ना भी निकाली जाए तो तमाम हिंदू और जब दोनों धर्मों के त्योहार एक साथ आते हैं तो वैसे ही हमें पता है कि सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था जरूरी होती है, कानून व्यवस्था आपको बनाए रखनी चाहिए। जी जी, देखिए जो जगह आप बता रहे हैं जहाँ हिंसा हुई है, उस जगह पे इस टाइप की घटनाएं होना नहीं था। इसलिए सरकार जो है, सरकार बिल्कुल निश्चित थी कि वहाँ पे ऐसी घटना नहीं घटेगी। सरकार निश्चित, सरकार को यह पता था कि कहीं और वो घटना घट जाएगी, वहाँ नहीं होगी? नहीं, पुलिसकर्मी वहाँ थे, 4 पुलिसकर्मी वहाँ घायल हुए हैं। लेकिन जब मान लीजिए आप अपने ही मन से ये बात कह देंगे, अगर सरकार यही सोच लेगी कि नहीं यहाँ पर ये घटना नहीं हो सकती, हम यहाँ पर पुलिस तैनात नहीं करेंगे, कैसे बात कर रहे हैं ठाकुर साहब? नहीं, पुलिस तैनात थी, बिल्कुल पुलिस तो तैनात थी वहाँ पे, ऐसा नहीं है, पुलिस तैनात थी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि मैं एक घटना बता रहा हूँ। आज से 6 साल पहले झारखंड में एक जगह है बोकारो स्टील सिटी, बोकारो में वहाँ के विधायक माननीय वीरेंद्र नारायण जी हुआ करते थे, आज भी वो विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं वो। और जो रूट तय किया गया था सरकार के द्वारा, उस रूट को, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और उस रूट को विधायक ने चेंज करवा करके मुस्लिम बाहुल इलाके से लेकर गुजरा था और वहां पर दंगा करवाने की कोशिश किया था। तो ये कहीं न कहीं एक चाल हो सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ कि कांग्रेस आज के डेट में कभी इस टाइप का पहले भी नहीं किया, ना इस टाइप का आज की डेट में। ठाकुर साहब, अपनी गलतियों का ठीकरा मत फोड़िए किसी और पर, मैं बार बार आपको ये बात कह रही हूँ। अगर पथराव हो भी गया, उसके बाद आगजनी की घटनाएं हुई, उन घटनाओं को तो रोक सकते थे आप। आपको पता चल गया था कि पथराव हुआ, आप तुरंत कार्रवाई करके उस पर उन घटनाओं को रोक सकते थे या नहीं? इतनी संपत्ति का नुकसान हुआ, उसका जिम्मेदार कौन होगा? कार्रवाई नहीं हुई तो पुलिसकर्मी घायल कैसे हुए, पुलिसकर्मी कैसे घायल हुए, ये भी तो सोचने की बात है। आप शायद होमवर्क ठीक से करके नहीं आए हैं ठाकुर साहब। पथराव में घायल हुए पुलिसकर्मी? जी, पथराव आप ये कैसे कहेंगे? पथराव कौन किया? आप कैसे? हमने तो कहा ही नहीं कि पथराव किसने किया, हमें बस इतना पता है कि पथराव हुआ। अब वो तो आपकी सरकार जांच करेगी तो पता चलेगा किसने क्या किया। वो जांच चल रही है, पथराव किसने किया वहाँ के कुछ। तो फिर आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने पथराव किया? देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि कांग्रेस या मुसलमान आज के दिन में देश के जितने भी मुसलमान हैं वो कभी इस ढंग का काम नहीं कर सकता। ठाकुर साहब मेरी बात सुनेंगे। बाइक रैली थी, अब 2 हाथ से बाइक चलाएगा आदमी या पत्थर फेंकेगा? ये जनरल सोचने की बात है ना।
और उपाध्याय साहब ये सकते सोचने हैं। इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। तस्वीरें बता रही हैं, छतों पर से, घर की छतों पर से पत्थर फेंके जा रहे हैं। घर की छतों से फेंके जाते हैं, घरों से फेंके जाते हैं, मस्जिद से फेंके जाते हैं, मजार से फेंके जाते हैं। आप नहीं कहना चाहते, आप न कहें, लेकिन हकीकत को तो नहीं नकारा जा सकता। अभी आप एक एग्जाम्पल दे रहे थे कि मुस्लिम बहुल इलाके से यात्रा जुलूस निकाला और दंगा हो गया। अरे भाई, मुस्लिम बहुल इलाके क्या पाकिस्तान है? वहाँ हिंदुओं का जाना मना है क्या? नहीं, मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू का जाना या हिंदू का वहां से निकलना या वहां पर रहना क्या गुनाह है? दंगा वो जान के करवाएगा विधायक के द्वारा। वो नहीं, देखिए फिर वही बात आ गई है वो। अरे आप विधायक हो तो आपको भी देखिए, अगर मैं विधायक हूँ जी, तो देखिए ये हिंदुस्तान है और सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं हम जी, तो हमारा जुलूस मुस्लिम बहुल इलाके से क्यों नहीं निकले? निकलना चाहिए, वहां से भी निकलना चाहिए वहां से भी। मेरा मानना ये है, बिल्कुल निकलना चाहिए। हर जगह से हर किसी का जुलूस जाना चाहिए, एक दूसरे का सद्भाव का। ये थोड़ा सा मुस्लिम बहुल इलाका है तो वहाँ हिंदू की यात्रा नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी भाई? निश्चित रूप से जाना चाहिए। फिर लेकिन पत्थर किसने फेंका, पत्थरबाजी किसने कराई, जांच का विषय है। मैं क्या कह रहा हूँ, उसमें विधायक भी आरोपी हैं। हम जनरल बात कर रहे हैं ठाकुर साहब। मैं तो एक जनरल कहा कि मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, अब मैं पत्थर कैसे फेंकूंगा? मोटरसाइकिल से चलाऊंगा या पत्थर फेंकूंगा? गिर जाऊंगा मैं। नहीं, जो यानी वहाँ छतों से पत्थर फेंकेंगे। वो छत किसकी थी? हाँ, वो देखने की जरूरत है। वो जांच का विषय है कि वो पत्थर छत ये होता है, ये मानना पड़। देखिए ये होता है, ये ठाकुर साहब इस देश के अंदर ही होता है, किसी और देश में नहीं हो सकता। म्यांमार में हुआ, वहां की फौज को मोर्चा संभालना पड़ा और मार मार के वहां से भगाना पड़ा। ये तो वर्ग विशेष जहां बहुतायात में हो जाता है, वहां उस देश के नागरिक का जीना आराम कर देता है, उस राज्य के नागरिक का जीना आराम कर देता है। यथार्थ है, नकारा नहीं जा सकता। अफगानिस्तान में हिंदू थे, महाभारत में जिक्र है, लेकिन कहां गए वो? आसमान में उड़ गए, मार दिया गया, काट दिया गया, धर्म परिवर्तन करा दिया गया। यथार्थ है, और उस यथार्थ से आप झुठलाने की कोशिश करें। और राजस्थान में ये परसेप्शन है, सुन ले ठाकुर साहब, मैं राजस्थान जाता रहता हूं, मेरे कई मित्र हैं, फोन पे बातचीत डेली होती रहती है। वहां परसेप्शन डेवलप हो रहा है कि कांग्रेस की सरकार है, मुस्लिमों पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये जमीनी स्तर पर परसेप्शन है। एक पुजारी थे, मेरी उनसे बात हो रही थी, बोले इस तरह से है, बराबर में ये हो गया है और कांग्रेस की सरकार है, हमें पता है कि मुस्लिम पर कोई एक्शन नहीं होगा। ये परसेप्शन बदलने होंगे आपको। जमीन पर ये मैसेज देना होगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज के समय में भी अगर हिंदू मुसलमान इस तरीके से होगा, देश नहीं चलता। उपाध्याय साहब, आज के समय में भी हम अगर वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, हम बार बार हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए ही अशोभनीय रहना होगा और रहना सीखना होगा। आज उत्तर प्रदेश में दंगे क्यों नहीं होते? क्यों? योगी की सरकार है, पता है कि हमने दंगा किया, पत्थर फेंके, हमारे खिलाफ एक्शन होगा। ठीक है और उपाध्याय, राजस्थान में इसलिए होता है कि उन्हें पता है हम पत्थर फेंके, हम बम फेंके, हमारे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हो। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, हौसले बुलंद हो जाते हैं। ये जमीनी हकीकत है ठाकुर साहब। मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं, न मुझे बीजेपी से लेना देना, न आपसे लेना देना। जो जमीनी हकीकत है मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है उपाध्याय साहब, लौटूंगे मैं आपके पास। खेमचंद शर्मा जी, शर्मा जी आवाज मिल पा रही है आपको? चलिए, संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे। ठाकुर साहब, उपाध्याय साहब के सवालों का जवाब दे दे जरा अब आप। ठाकुर साहब, आवाज मिल पा रही है आपको? देखिए, कठोर कार्रवाई होगी ठाकुर साहब, तो हिम्मत नहीं होगी दोबारा उस घटना की पुनरावृत्ति हो। देखिए, अगर उत्तर प्रदेश में एक्शन होता है, संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं, उसकी रिकवरी की जाती है, तो वहां विराम लगता है। सख्ती करनी होगी और इस संप्रदाय विशेष को सीखना होगा कि भाई हमको संविधान के दायरे में रहना है, इस देश में रहना है।
हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, सामाजिक सौहार्द की बात करते हैं, कागजों पे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यथार्थ में जमीनी हकीकत इससे अलग है, इसे नकारा नहीं जा सकता। हिंदू तुष्टीकरण, हिंदू को दबाया जाए, मुस्लिम को ऊपर उठाया जाए, अगर ऐसा ही सामाजिक सौहार्द है तो ये तो आज नहीं कल बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। कश्मीरी पंडित कश्मीर में खूब आओ भगत करते थे, बड़ा सामाजिक सौहार्द बना के रहते थे और बड़ी मदद करते थे, एक वर्ग संप्रदाय विशेष के लोगों की पूरी मदद करते थे, उनको भाई मानते थे। उन तक को नहीं बख्शा गया, नहीं बख्शा उनको। जब वक्त आया तो उन पर पूरा जो भी अत्याचार हो सकता है वो किया। इतिहास गवाह है यार, 16-17 बार छोड़ दिया। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो ये तो हिंदुओं को तो यही सिखाया जाता है। 16 बार छोड़ दिया, 17वीं बार जब उसका मौका लगा तो उसने जो किया वो सबके सब। तो ये तो इतिहास गवाह है, इतिहास बदलना होगा। म्यांमार ने इतिहास बदला है, वहां की सेना ने, वहां के शासन ने, प्रशासन ने सफाई की है। चाइना में हो रहा है, विश्व के अनेक देशों में हो रहा है। तो भारत को भी कुछ न कुछ तो करना हो। देश के अंदर देश विरोधी ताकतें मजबूत हों तो वो देश के लिए भी घातक है, मेरा ऐसा। और देश सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि। हम राष्ट्र की बात करते हैं, देश की बात करते हैं, और वहीं चंद वोटों की खातिर जो स्लीपर सेल हैं, जो आतंकी हैं, जो उग्रवादी हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनका हम समर्थन करते हैं। तो इससे राष्ट्र कमजोर होगा। ये नहीं है कि मैं किसी वर्ग का या किसी समुदाय विशेष का कोई विरोधी हूं, नहीं, लेकिन जमीनी हकीकत है, उसको झुटलाया नहीं जा सकता। बिल्कुल जी ठाकुर साहब जी। बिल्कुल शर्मा जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी आ रही है जी, आप अपनी बात रखें। देखिए, कांग्रेस जब तक अपनी पॉलिटिक्स को बंद नहीं करेगी तब तक ऐसी घटनाएं शासित राज्यों में चलती रहेंगी। महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में वहाँ साधुओं को खुले में मारा गया और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। किस तरीके से महाराष्ट्र में एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा है, और लाउड स्पीकर, बिना जरूरत के लाउड स्पीकर ऐसी कॉलोनियों में, ऐसे एरियाओं में लगाए गए हैं जहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, और हिंदू समाज उससे दुखी होता है। सुबह सुबह आप तेज आवाज में लाउड स्पीकर लगाओगे, लाउड स्पीकर चलाओगे, दिन में चलाओगे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो बीमार हैं, जो बुजुर्ग हैं, अननेसेसरी आप उनको आवाज सुना रहे हो। ये सारी चीजें कांग्रेस शासित राज्यों में चल रही, क्योंकि इनको उनकी वोट चाहिए और हिंदुओं को ये सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। ऐसी घटनाएं उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं होती? क्योंकि डर है, वहाँ पे पता है कि अगर आप ऐसी घटनाएं करोगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है वो बिल्कुल साफ है, हम सबके लिए काम करते हैं और अपील किसी को नहीं करते, चाहे वो हिंदी हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। हमें एज अ भारतीय सबके लिए काम करना है, लेकिन किसी को प्रायोरिटी नहीं देनी, किसी के अफवाही तत्वों को बढ़ावा नहीं देना। कांग्रेस हमेशा से मुस्लिमों का तुष्टीकरण करते आई है और उसी का परिणाम अभी वहाँ पे दिख रहा है। शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है ना? जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपको, अपनी बात रखें। आप गहलोत सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर, मैं आ रही हूँ, उपाध्याय साहब आ रही हूँ आपके पास भी। शर्मा जी, जो करौली में हुआ है उसके पीछे पूरी तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनकी डायरेक्शन में, उनकी रीति नीति के अनुसार गहलोत जी काम कर रहे हैं। गहलोत जी की अपना कुछ नहीं है, वो दरबारी हैं, गांधी परिवार के। दरबारी होने के नाते ही उनको राजस्थान का राज मिला हुआ है, राजस्थान की सरकार चलाने का उनको अधिकार मिला हुआ है, और वो जो भी कर रहे हैं वो गांधी परिवार के इशारे पे कर रहे हैं। और गांधी परिवार हिंदुओं को मरवाने का, हिंदुओं को दबाने का, हिंदुओं को कुचलने का काम कर रहा है, और उनकी ये नीति है। और उसी की वजह से गहलोत जी एक पर्टिकुलर वर्ग पे कार्रवाई नहीं करते। उनमें तो खुलापन है, उनका उत्साह बढ़ा हुआ है कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो राजस्थान जैसे प्रदेश में इस तरीके की हिम्मत नहीं होती, जहाँ पे हिंदुओं का बहुल है और हिंदुओं बहुमत में होने के बावजूद भी अपने त्योहार को राजस्थान में नहीं बना पा रहे हैं। इससे ज्यादा और ज्यादा गंभीर समस्या क्या होगी और ज्यादा परेशानी क्या होगी कि राजस्थान को अगर कुछ दिन और चलता रहा तो कश्मीर बना देंगे। ठाकुर साहब,
बताइए क्या बोले, सुनाई नहीं पड़ा तुमकी आवाज। आपको खेमचंद शर्मा जी की नहीं सुनी, आप उपाध्याय जी के सवालों का जवाब दे दें। उनकी बात तो सुनी होगी आपको। नहीं, मैंने तो कहा उपाध्याय साहब को कि निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी की सरकार जो है लोगों को सजा देने का काम करेंगे जो भी दोषी पाए जाएंगे। इन्होंने कहा कि वोट बैंक शायद इनका खिसक जाएगा। कोई वोट बैंक किसी का नहीं खिसकता। वोट बैंक जो मैंने कहा कि यदि इस ढंग की घटनाएं घटती है, यहाँ पे जो हिंसा हुआ है, कौन दोषी है? जो हिंसा का प्रारूप तैयार हुआ, जो लग रहा है देखने से, जो जिस ढंग की हिंसाएं हुई है, ये निश्चित रूप से आप अभी कह नहीं सकते हैं, जांच का विषय है। तो कौन कराया हुआ, आगे जो चुनाव है उस चुनाव की राजनीति को कौन कराया गया जी? होगा ये आरएसएस, बीजेपी और जो हिंदू बजरंग दल जो भी होंगे ना, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनको जेल में डाला जाएगा और उसका मैसेज ये जाएगा। देखिए होगा यही, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। और आप इस घटना की विवेचना करना बाद में, महीने भर बाद, तो पता लगेगा आपको कि भी क्या किया गया वहाँ पर। यही होगा, लिपापोती होगी। और देखिए, एक वर्ग और समुदाय विशेष के एक भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेगी सरकार। ये यथार्थ है और इसी से मैसेज जाता है। जिस रूट से गुजरा जुलूस, बीजेपी यही चाहती है ऐसा मैसेज जाए। बीजेपी भी यही चाहती है, आरएसएस यही चाहती है इस तरह का मैसेज जाए। और वो मैसेज देखिए, वो तो जिस पिच पर खिलाना चाहते हैं, जिस फील्ड में न जाना चाहते हैं, विपक्षी पार्टियां वही नाचती हैं। देखिए, कांग्रेस ऐसा नहीं है। कांग्रेस हमेशा न्याय के पक्ष में रहती है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो हिंदूवादी विचारधारा कांग्रेस का नहीं, ऐसा नहीं है। ठाकुर साहब कह रहे हैं कांग्रेस अन्याय के पक्ष में रहती है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस हमेशा न्याय के पक्ष में रहती है। आप इसको दूसरा रूप दे रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब भी क्या है, न्याय किया है। आज देश जिस ओर लेके जा रहे हैं, ये निश्चित रूप से जो जिस सांप्रदायिकता की बात कर रहे हैं, सांप्रदायिकता की देश जा रहा है। सिर्फ एक जाति, यह देश सिर्फ हिंदू राष्ट्र थोड़ी ना है। यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं। तो हिंदू राष्ट्र हो, जब बंटवारा हो गया धर्म के आधार पर, पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया, एक धर्म विशेष को जगह देगी कि भाइयों आप आराम से वहां रहिए, फिर यहाँ भी रहेंगे वहां भी रहेंगे, दोनों घर पर कब्जा तो नहीं करेंगे। और फिर यहाँ रहकर भी इस घर पर भी कब्जा करने की कोशिश करेंगे तो प्रश्न तो उठेगा। देखिए, इसके लिए माननीय स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने एक जनसंख्या रोकने के लिए एक कानून लाया था। और उस कानून का इम्प्लीमेंटेशन हुआ कि जो सरकारी नौकरी करने वाले लोग हैं वो केवल उसी पर लागू हुआ कि आपको 2 से ज्यादा अधिक बच्चे नहीं रखने, 2 से ज्यादा बच्चों को सुविधा नहीं मिलेगी। आज भी वो लागू है। लेकिन माननीय मोदी जी आए हैं, किस मुद्दे पे काम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता है वो तो केवल 3 तलाक वगैरह इस सब को मुद्दे को लेकर के चल रहे हैं। जनसंख्या पे वो टाइट करें। यदि इनका ये आप मांग रखिए, आप प्रदर्शन करिए, धरना करिए कि मोदी जी जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। आप मांग करेंगे, आप मांग करेंगे। आप ठाकुर साहब, कोई चेंजिंग नहीं लाया गया उपाध्याय साहब, आपको याद होगा। मुझे लगता है कि ये कानून 1975 में लाया गया था शायद। तो आज भी है, उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाइए ना। ऐसा कहा नहीं। तो आप देखिए, आप विपक्ष में तो देखिए, आप राजनीति करते हैं, आप आइए सड़क पर, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए आइए, आप आइए ना, कुछ मुद्दे ऐसे लेके आइए जिससे मुद्दे तो नहीं है उपाध्याय साहब विपक्ष के पास। विपक्ष ये चाहता है कि जो करे सरकार करे, हम मात्र बैठकर वहां पर देखें। और फिर हिंसा की बात करते हैं आप। 84 के दंगे आपको भी याद होंगे ठाकुर साहब, मैंने भी देखा है। ये दंगे क्या होते हैं, ये तो मैंने आंखों से देखा है। हाँ, निश्चित। और जब बंटवारा हुआ होगा 1947 में, तो पढ़ता हूँ और देखता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। क्या क्या हुआ है जी, क्या नहीं हुआ यहाँ। तो ये कथनी दंगा है, 84 का जो दंगा है, हमने अपनी आंखों से देखा कि जो हिंदू और मुसलमान एक हो गए थे सरदार को मारने के लिए। पंजाबी जो सरदार होते हैं उनको मारने के लिए। गलत। मुसलमान हिंदू के साथ कभी नहीं हो सकता। कभी नहीं होगा। देखिए, सुन ले, वो लूटमार करेगा, हिंसा करेगा,
या उस तरह के कृत्य करेगा। लूटमार उसने की, हत्या उसने की, नकारा नहीं। लेकिन हिंदू और मुस्लिम ये देखिए, ये दो ध्रुव है जो एक नहीं हो सकते। आज तक बहुत कोशिशें हुई। 84 का दंगा तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, और मैं बता रहा हूँ कि मैंने अपने घर में एक सरदार परिवार को शरण दे के रखा, छुपा करके रखा। लोग मेरे घर पे आए, हम कि नहीं यहाँ नहीं छुपा हो, मैंने कहा यहाँ नहीं है। मेरे गार्जियन उन्होंने रोका, लोगों को, दंगाइयों को रोका। वहाँ हिंदू मुसलमान सब एक हो करके सरदार के खिलाफ लड़ रहे थे, मैंने देखा आंखों से। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी, इंदिरा गांधी जी की, और वहाँ पे लोग इंदिरा गांधी जी के पक्ष में था। पूरा देश जो है सरदार के खिलाफ हो गया था। ये हमने देखा। ठीक है, ये फिलहाल इस समय नहीं है इस तरीके की बातें करने का ठाकुर साहब। फिलहाल बात एक बार फिर से राजस्थान पर आ जाते हैं, जिस पर हम बात कर रहे हैं। राजस्थान पर ही आप अपनी बात रखें। नहीं, आप इधर उधर सुनिए ठाकुर साहब, आपने पूरी डिबेट में इधर उधर की तमाम बातें रख दी, लेकिन एक बार भी राजस्थान की कानून व्यवस्था पर आपने जवाब नहीं दिया। राजस्थान की कानून व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है, माननीय गहलोत। कहाँ से आपको दुरुस्त दिख रहा है उपाध्याय साहब? आपको दुरुस्त दिखती है क्या राजस्थान की कानून व्यवस्था? देखिए, ठाकुर साहब की मजबूरी है, वो पार्टी का पक्ष रख रहे हैं। मैं एक पत्रकार होने के नाते जो वास्तविक स्थिति है उसको एक्सेप्ट करता हूं, और कानून व्यवस्था कह देने भर से दुरुस्त नहीं हो सकती है। हमारे सामने प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है कि जो करौली में हुआ है, अगर यही लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त होते हुए हो रहा है तो लॉ एंड ऑर्डर खराब कौन सा होता है? और एक बात और है उपाध्याय साहब, अगर ऐसी कोई घटना अगर होती किसी भी अन्य जो सरकार है, अगर बीजेपी की मान लीजिए, अगर बीजेपी शासित किसी राज्य में होती तो कांग्रेस ही सबसे ऊपर होती इसमें उंगलियां उठाने वाली। बिल्कुल, और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता। आप राष्ट्रीय नहीं है, अब तो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता कि देखिए हिंदुस्तान में मुस्लिम को दबाया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। ये आवाज पाकिस्तान से भी उठने लग जाती है, लेकिन हिंदुओं के लिए दुर्भाग्य कहीं से कोई आवाज नहीं उठती है, और कोई आवाज उठाने की कोशिश करता है तो वो सांप्रदायिक हो जाता है। देखिए, कोई न कोई तो आवाज उठाएगा, कोई न कोई तो बोलेगा। आप ये सोचे कि हिंदू की आवाज ही कोई न उठाए, चाहे कितना भी अत्याचार हो जाए उसके ऊपर। देखिए, ये अब परसेप्शन बदल रहा है। ठीक, ये मुस्कान मारना पड़ेगा कि अब क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। मंदिर तोड़े गए, अत्याचार हुए, और आजादी के इतने सालों बाद भी हम अगर धार्मिक स्वतंत्रता हिंदुओं को नहीं है, आप पढ़ा सकते हैं धार्मिक किताबें, हिंदू की धार्मिक किताबें पढ़ाएंगे तो सांप्रदायिक हो जाएंगे। एक अजीब तरह का सिनेरियो है इस देश के अंदर। एक अलग तरह का परसेप्शन डेवलप हो गया है, इसको तोड़ना होगा। और कौन तोड़ेगा? ये राजनीतिक दल ही पहल करेंगे, और यही लोग जो अपने परसेप्शनों ने बदलेंगे, तभी बात कर सकते हैं आप। ठीक है ठाकुर साहब, वन साइड कोई बात नहीं होती। अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में ऐसी बात होती तो सबसे पहले तो कांग्रेस सबसे पहले इस बात को रखती, और दूसरी बात ये कि अगर ऐसा कुछ होता तो कांग्रेस ही होती, जो तमाम जो चीजें हैं वो ये सुलझाने की कोशिश नहीं होती। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।